हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान में आज का टॉपिक है क्रांति की शुरुआत। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पिछले टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे लुई 16वें ने जो फ्रांसीसी शासक था उन्होंने कैसे करों को बढ़ाया, किन कारणों से करों को बढ़ाया। तो जो फ्रांसीसी सम्राट होते थे वे करों को अपने मर्जी से नहीं बढ़ा सकते थे। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, इसके लिए उन्हें स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। उसके पश्चात बैठक के पश्चात अपने प्रस्तावों को वे मतलब कि फ्रांसीसी शासक उसमें रखते थे। अब जो स्टेट जनरल था वह एक राजनीतिक संगठन था जिसमें 3 समूह के लोग आते थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। तो ये एक राजनीतिक संगठन था, लेकिन जो निर्णय लेने का अधिकार था वो राजा के पास ही था कि स्टेट जनरल का अधिवेशन या मीटिंग बैठक कब बुलाई जाए। तो जो लास्ट बैठक हुई थी वह कब हुई थी? 1614 ईस्वी में। लास्ट बैठक 1614 ईस्वी में हुई थी। अब मैं आपको कुछ पॉइंट के द्वारा आपको इस क्रांति की जो शुरुआत है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो पॉइंट था, स्टेट्स जनरल की बैठक। तो फ्रांसीसी शासक ने 5 मई सन 1789 को 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। वर्साय के महल में इस बैठक की मेजबानी की गई। जो प्रथम 2 वर्ग के लोग थे, यानी कि 2 स्टेट के लोग थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, उनमें से 300 व्यक्तियों को उस बैठक में बुलाया गया है। मतलब कि उसमें से 300 लोगों ने उसका प्रतिनिधित्व किया है, कुलीन वर्ग का और एक पादरी वर्ग का। दोनों अपने अपने साइड में जाकर बैठ गए। जो तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग, उसमें 600 लोगों ने हिस्सा लिया। पहले और दूसरे वर्ग में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग में 300 लोगों ने हिस्सा लिया, और जो तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग का उसमें 600 लोगों ने हिस्सा लिया। उसके पश्चात जो जनसाधारण वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इससे पहले जो मीटिंग होती थी, जो बैठक होती थी, उसमें जो तीनों ग्रुप के लोग थे, 3 समूह के लोग थे, उन सभी समूहों को एक एक ही मत देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन इस बार जो जनसाधारण वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य को एक एक मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे में जब राजा ने, जो सम्राट लुई 16वें ने इनकी बातों को मना कर दिया, तो ये 600 लोग, यानी कि जो जनसाधारण वर्ग के 600 लोग थे, वे सभा से बाहर निकल गए। उनके बातों का विरोध करते हुए वे सभा से बाहर चले गए। अगला पॉइंट है टेनिस कोर्ट की शपथ। जो जनसाधारण वर्ग के लोग, यानी तीसरे स्टेट जनरल जो था उसमें जो तीसरे कैटेगरी के लोग थे, जनसाधारण वर्ग, जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता था, तो वे अपने आप को क्या समझते थे? फ्रांसीसी राष्ट्र का वक्ता समझते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जब तक, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जो तीसरे वर्ग के लोग थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और ये कहा कि नेशनल असेंबली तब तक भंग नहीं होगा जब तक कि राजा, कोई ऐसा संविधान न बन जाए जो राजा की शक्तियों को नियंत्रित कर सके। यानी कि जब तक राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने वाला कोई संविधान नहीं बन जाएगा तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगा। तो यही जो शपथ उन्होंने लिया उसी को क्या कहा जाता है? टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। इसके पश्चात क्या हुआ, अब जो नेशनल असेंबली थी, यानी टेनिस कोर्ट की जो शपथ ली गई, नेशनल असेंबली जो बनाई गई, उसका नेतृत्व किसने किया? मिराबियो और आबेसिये ने किया।
मिराबियो और आबेसियो ने किया। इसका नेशनल असेंबली का जो गठन किया गया था उसका नेतृत्व, जो मिराबियो था वो पादरी वर्ग, सॉरी मिराबियो जो था वो कुलीन वर्ग से संबंधित था, कुलीन परिवार का था, और जो आबेसियो था वो पादरी वर्ग का था। अब क्या हुआ इसके पश्चात है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बास्तील जेल का पतन। जब नेशनल असेंबली संविधान बनाने के लिए संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, उसी समय पूरा जो फ्रांस था उसमें आंदोलन चालू हो गया। आंदोलन किस कारण चालू हुआ? क्योंकि अचानक कड़ाके की सर्दी पड़ने के कारण वहाँ की फसलें खराब हो गई। फसलें खराब होने के कारण क्या हुआ? फसलें खराब होने के कारण वहाँ की जो पावरोटी की कीमत थी वो तेजी से बढ़ गई। पावरोटी की कीमत तेजी से बढ़ गई, तो वहाँ के जो बेकरी जो दुकानदार जो खुले हुए थे, बेकरी की दुकानें, उन्होंने क्या किया? उन सामानों को इकट्ठा करना चालू कर दिया। अब उनकी दुकानों पे जो भीड़ थी वो काफी लंबे समय तक इंतजार करते हुए, जब उन्हें गुस्सा आया, जो औरतें थी वे सामान को नहीं पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया? दुकानों पे धावा बोल दिया। उसके पश्चात दुकानों पे धावा बोल के उन दुकानों को लूट लिया। अब वहां पे जो फ्रांसीसी सम्राट थे उन्होंने क्या किया? जो पेरिस था उसमें अपने सैनिकों को पेरिस में आने के लिए कर दिया। और उसी समय आंदोलन पहले से ही भड़का हुआ था। उन्होंने क्या किया? जो आंदोलित लोग थे, जो आंदोलन को भड़काए हुए थे, आंदोलन जो चालू हो गया था, उन्होंने बास्तील जेल पे आक्रमण करके उस पर धावा बोल के वहां को बास्तील जेल को नष्ट कर दिया। वहां पे जितने भी कैदी थे उन्हें छुड़ा लिया। तो इस तरह से इसे बास्तील जेल का पतन कहा जाता है। चौथा क्या है? नेशनल असेंबली को मान्यता। नेशनल असेंबली को मान्यता। इसी बीच गांव में वहां के जो जागीर मालिक, गांव में अफवाह फैल गया कि जो जागीर मालिक हैं उन्होंने किराए पे कुछ लुटेरों का गिरोह बुलाया है, ताकि उनकी जो पकी हुई फसलें हैं उनको नष्ट किया जा सके। इससे नाराज होकर या गुस्साए ग्रामीणों ने क्या किया? उन्होंने गांव की जो किले थे उस पे धावा बोल दिया और उसको तोड़ दिया, और वहां पे जितने भी अन्न के भंडार थे उसे लूट लिया। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया? जो उनके कर से संबंधित दस्तावेज थे उसको जलाकर नष्ट कर दिया। जलाकर नष्ट करने के बाद वे आगे बढ़े। उसके बाद जो राजा थे लुई 16वां जो राजा था, उन्हें जब अपने प्रजा की इस प्रकार की कार्यों के बारे में पता चला, प्रजा की शक्ति से डर के उन्होंने क्या किया? नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दिया। मतलब कि उन्होंने मान लिया कि नेशनल असेंबली को मान्यता दी जाती है, और इसका जो काम था कि राजा की शक्ति पर नियंत्रण करना, तो उन्होंने मान लिया कि नेशनल असेंबली संविधान बनाएगी और वह राजा की शक्ति को नियंत्रित रखेगी। इस प्रकार से नेशनल असेंबली को जो मान्यता देना था, जो तीसरे समूह के लोग जो चाहते थे कि नेशनल असेंबली को मान्यता दिया जाए, वो मान्यता उन्हें दे दिया गया। उसके पश्चात क्या हुआ? नेशनल असेंबली को मान्यता देते हुए 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात को, जैसे नेशनल असेंबली को मान्यता दिया गया, 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात को करों से संबंधित और सामंतवाद व्यवस्था से संबंधित जो नियम बनाए गए थे उसका उन्मूलन कर दिया गया। यानी कि नेशनल असेंबली ने करों से संबंधित और सामंतवादी व्यवस्था से संबंधित जो नियम थे उसका उन्मूलन कर दिया गया। अब जो चर्च भी था, चर्च को विशेष अधिकार दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा चर्च जो धार्मिक कर लगाए हुए था उसको भी समाप्त कर दिया गया। चर्च के जो अधिकृत जमीन थी, यानी कि चर्च ने जो जमीन हथियाए हुए था उसको ले लिया गया, वो सरकार के हाथ में चला गया। इस प्रकार से फ्रांस की सरकार को 20 अरब लिब्रे, फ्रांस की सरकार को 20 अरब लिब्रे का धन इसके पश्चात प्राप्त हुआ। फिर इसके पश्चात है कि ये तो था क्रांति। अब इसमें क्रांति के पश्चात क्या हुआ? जब नेशनल असेंबली को मान्यता मिल गई, यानी कि नेशनल असेंबली ने जब संविधान बनाना शुरू कर दिया, तब इसके पश्चात क्या हुआ?
फ्रांस राजनैतिक राजतंत्र, यानी कि फ्रांस में राजनैतिक राजतांत्रिक, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। तो फ्रांस में जो संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की, जैसे नेशनल असेंबली ने 1791 ईस्वी में इसकी संविधान का प्रारूप बनाकर तैयार कर लिया। उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य, जो नेशनल असेंबली था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो फ्रांसीसी शासक हैं उनकी शक्ति को कम करना। जो उस समय जो शक्ति थी सिर्फ एक हाथ में थी, केंद्रित एक हाथ में थी, राजा के हाथ में, उसका बंटवारा कर दिया गया। अब जो शक्ति थी इसको 3 भागों में बांट दिया गया। व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इससे पहले जो शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में थी, सिर्फ राजा के हाथ में, उसको 3 भागों में बांट दिया गया। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका की जिम्मा किसको दिया गया, नेशनल असेंबली को दिया गया, यानी कि नेशनल असेंबली या कोई भी किसी भी प्रकार का कानून बनाया गया। कि कार्यपालिका का दायित्व राजा को सौंपा गया। न्यायपालिका के लिए चुनाव होता था। अब जो नेशनल असेंबली बनता था वो कैसे बना, नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, यानी कि सबसे पहले जनता जो होती थी वह जनता क्या करती थी, जनता निर्वाचक समूह को चुनती थी। ऐसे जनता जो होती थी वह निर्वाचक समूह को चुनती थी और फिर निर्वाचक समूह नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी जाती थी, जनता एक निर्वाचक समूह को चुनती थी। सभी जनता चुनाव में भाग नहीं लेती थी, यानी कि फ्रांस के सभी नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का आदेश नहीं दिया गया था। सिर्फ 25 वर्ष के लोग, 25 वर्ष के पुरुष, और सिर्फ वो पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे, वही पुरुष जो 25 साल के थे वही चुनाव में भाग ले सकते थे। इस प्रकार के पुरुषों की संख्या कितनी थी, लगभग 30 या 40 लाख के आसपास इस प्रकार के नागरिकों का संख्या था। फिर ये जो निर्वाचक समूह चुने जाते थे उसमें इनकी संख्या थी 50,000 निर्वाचक समूह चुने जाते थे। अब यही निर्वाचक समूह लोग नेशनल असेंबली को चुनते थे, जिसमें कितने सदस्य होते थे, 745। तो नेशनल असेंबली के सदस्यों की संख्या 745 थी। यही लोग क्या करते थे, संविधान में अपनी भूमिका निभाते थे। तो जो 25 वर्ष के नागरिक थे, यानी कि जो पुरुष थे, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे, मत दे सकते थे जो 3 दिन के काम के बराबर, यानी कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर देते। इसके अलावा जो भी महिलाएं थी या जो अन्य पुरुष थे जो इस प्रकार का काम नहीं कर पाते थे, उन्हें निष्क्रिय नागरिक घोषित किया गया था। इन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था, और जो मत नहीं देते थे उन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। अब संविधान बनने के बाद कुछ अधिकार दिए गए नागरिकों और पुरुषों को, कुछ अधिकार दिया गया। उसमें क्या था, कुछ अधिकार निम्न थे, जैसे कि कानून से संबंधित अधिकार, कानून की बराबरी का अधिकार, कि कानून के नजर में सभी बराबर हैं। उसके बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार, विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, और किसी भी क्षेत्र में समान अवसर का अधिकार। तो इस प्रकार से जो संविधान बना वो नागरिकों को दिया गया। ये जो अधिकार दिए गए वे जन्मजात अधिकार थे, यानी कि इसका कोई हनन नहीं कर सकता था, और राज्य को ये दायित्व दिया गया था कि वे इनके अधिकारों का सुरक्षा करें। तो ये था क्रांति की शुरुआत। इस चैप्टर से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और संविधान कब बना। आगे के चैप्टर में, आगे के टॉपिक में, इसके आगे की जो संविधान बन गया उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।